सो टुडे हेयर विथ मी इज समवन जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया. ही इज अ ट्रैवल एंथुसियास्ट, ऑथर एंड अ यूट्यूबर बाय प्रोफेशन एंड अ बिजनेसमैन टू. So he is none other than Mr. Kamal Ramwani, sir. Welcome. First of all, I welcome you for being here. And this is a podcast powered by the Vedant International School. So, sir, thank you for being here. And I would like to thank you from my on my behalf of my school. And like आप इतनी जगह ट्रैवल करते हो एंड टुडे वी दिस पॉडकास्ट वुड बी वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे अबाउट ट्रैवल, अबाउट पैकिंग, अबाउट द चैलेंजेस जो टूरिस्ट फेस करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो इफ यू वांट टू से समथिंग सो आप बोल सकते हो. सबसे पहले तो वेदांत इंटरनेशनल स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया और मुझे आप लोगों से अपने अनुभव साझा करके बहुत खुशी होगी. और आप चाहें तो इंग्लिश में भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जवाब हिंदी में ही दूंगा. मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ. तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए. अब जो भी आप सवाल पूछेंगे मुझे बहुत खुशी होगी आपसे साझा करके. एंड अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो इट वुड बी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइक व्हाई डू वी नीड ट्रैवल इन आवर लाइफ. ट्रैवल की जरूरत क्या है एंड व्हाई इज ट्रैवल सो इम्पोर्टेंट एज now we have so much exhausting life, we are so much exhausted, but then आप travel करते हो, you see things you enjoy, and like what is the need of travel in our life basically. एक सबसे पहला एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको कि आपका जो घर का कोई रूम है उसमें कोई गुलदस्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत दिनों से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, एक ही जगह. आप भी देखते देखते मोनोटोनस हो गए उसको, आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि आपके कमरे में वो गुलदस्ता रखा हुआ भी है, ठीक है. किसी दिन घर के रूम की सफाई करते वक्त उस गुलदस्ते को उठा करके दूसरे कोने में रख दीजिए, ठीक है. आपके रूम का व्यू चेंज हो जाएगा. ऐसा लगेगा कि उस गुलदस्ते में भी जान आ गई और आपको भी अच्छा लगेगा. ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि ट्रैवल हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, ठीक है ना. एक गुलदस्ते को जब आप उठा करके दूसरी जगह पर रख देते हो तो भी आपके रूम के व्यू में फर्क आ जाता है. तो आप सोचिए कि ट्रैवल आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट ला सकता है. और जितने भी बड़े महान विचारक हुए हैं वो सब ट्रैवलर्स ही थे. एनसांग थे, चाहे वास्को डी गामा थे, चाहे उन्होंने ट्रैवल करके ही अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को सीखा है. ट्रैवल सीखने के लिहाज से भी काफी जरूरी है जीवन में. हमको वैसे भी एक्सपोजर चाहिए होता है हमारी डे टू डे लाइफ से. So yeah, travel might be a good option, and people are so exhausted nowadays and in tier 1 cities too. So travel is an important thing कि आप थोड़ी देर के लिए सारे exhaustion से escape कर सको. And आप बहुत जगह travel करते हो, you have traveled across India and other countries too. तो आपकी favorite city कौन सी रही है इंडिया में and What is that one incident जो आपको हमेशा याद रहा है कि आपके साथ हुआ था एक जगह. ये तो बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछ लिया और इसका जवाब देने में ही मुझे लगता है कि काफी लंबा समय लग जाएगा. अगर फेवरेट सिटी पे तो नहीं आ पाऊंगा, बहुत सारी सिटीज घूमी है, लेकिन अगर राज्य की बात करूं तो मुझे केरल बहुत बढ़िया लगा. केरल जो राज्य है वो घूमने के लिहाज से बहुत ही शानदार है. वो बहुत प्रोफेशनल है टूरिज्म को लेकर के और बहुत अच्छा है. और ऐसे ही एक घटना केरल में ठेकड़ी में मेरे साथ हुई थी, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगी. एक जगह पे वो ठेकड़ी में नेचुरल थेरेपीज होती हैं आयुर्वेदा की, जो ऑयल मसाज वगैरह जो होती है, तो वो कराने के बाद मैं और मेरी वाइफ साथ में थे. तो उनके हेयर बहुत ऑयली हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से. तो 1-2 घंटा तक तो रहा था, लेकिन मैडम को लगा कि मुझे धुलाना चाहिए ये, ठीक है. तो वो ऑयल इतना था हेयर में कि वो यहाँ पे से टपक रहा था कुल मिला के, ठीक है. तो मैडम को लगा, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कोई सलून या स्पा पास में है. तो एक सलून का जो रिजल्ट आया गूगल पे, तो उसके बाद हम लोग सलून पे गए और मैडम से पूछा कि ये हेयर वॉश के कितने पैसे लगेंगे. तो उन्होंने कहा था कि 300 रुपीज लगेंगे, ठीक है. हमने 2000 रुपए में वो एक एक्सपीरियंस किया था जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो होता है. तो उन्होंने कहा 300 रुपीज हेयर वॉश के लगेंगे. उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली, वो लेडी थी, उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली हेयर वॉश किया और हम उनकी सेवाओं से बिल्कुल संतुष्ट थे.
तो गूगल पे ही देख करके हम उनके पास गए थे और मुझे लगा कि इन्हें मुझे रिव्यू देना चाहिए हाथों हाथ। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का महत्व इतना है कि किसी भी बिजनेस को अगर आप अच्छी रेटिंग देते हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मुझे लगा मैं इन मैडम के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ। मेरी ईश्वर की दया से सोशल मीडिया पे पहुंच भी अच्छी है और ठीक है, रीच, पहुंच को रीच सुने। तो मैंने उन मैडम को वहीं बोला कि मैम आपकी सेवाओं से बहुत संतुष्ट हैं, तो हम आपको एक रिव्यू दे रहा हूं मैं आपको, उसके लिए मुझे आपके सलून के 2 4 5 फोटोज लेने पड़ेंगे। मैंने फोटो लेकर के उनको रिव्यू दे दिया। वो मैडम बहुत खुश हुई, क्योंकि रिव्यू लेने के लिए ना बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है क्लाइंट को, लेकिन मैंने उनको बिना मांगे फोटो लेकर के रिव्यू दे दिया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, हम लोग हमारे होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद जब हम रूम के बाहर पहुंचे तो हमने ढूंढा तो चाबी हमारे पास रूम की नहीं थी। हम भूल गए थे चाबी। वो ठेकड़ी केरला की मैं आपको घटना सुना रहा हूँ। वो चाबी हम रूम की भूल गए थे। अब हम रिवाइंड कर रहे हैं कि हमने वो चाबी कहाँ छोड़ी होगी। हमने कथकली शो भी देखा था, हमने कलरिया पट्टू भी शो भी देखा था। फिर उसके बाद हम मार्केट में हमने कहीं पे फास्ट फूड भी खाया था, वहां भी बैठे थे। उसके बाद हम सलून पे गए थे, वहां भी बैठे थे। चाबी पता नहीं कहाँ छूटी। और रात को वहां पे कोई वो ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ऐसा कुछ चलता नहीं। 9:30 बजे का टाइम था रात का। फिर हमने रिवाइंड करते 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 हमें लगा कि सलून तक जाते वक्त वो चाबी हमारे पास थी। इतना श्योरिटी तो हमारे क्लियर हो गया हमें। लेकिन अब उस सलून का नंबर कहां से लाऊं, है ना, सलून का नंबर। अब मैंने गूगल पे जाके सर्च किया तो एड्रेस दिख रहा है, ओनर का नाम दिख रहा है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है। तो क्या करें? फिर मुझे ये, अब टेक्नोलॉजी का महत्व भी इसमें आ रहा है। दोनों बातें आ रही, गूगल की बात आ गई, टेक्नोलॉजी का महत्व भी आ रहा है। वो उसमें ये हुआ, मुझे ये ध्यान आया कि मैंने उनको जो 300 रुपए की पेमेंट थी वो मैंने फोन पे से करी थी। तो मैं पेमेंट एप्लीकेशन पे गया, उस पेमेंट एप्लीकेशन में मुझे एक मोबाइल नंबर दिखाई दिया। तो मैंने उस मोबाइल पे डायल किया। मैंने कहा मैडम हम अभी थोड़ी देर पहले आपके पास आए थे और मैंने आपसे सर्विस ली थी, और मैंने आपको एक गूगल रिव्यू भी दिया था, मैंने फोटोज लिए थे अभी आपके सलून के। बोले हाँ हाँ सर मुझे याद आ गया। मैंने कहा मैडम प्लीज कैन यू चेक कि हमारी की वहां रह गई है क्या। उन्होंने कहा 2 मिनट फोन चालू रखिए, मैं देख करके बताता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, जहाँ पे हेड वॉश हुआ था मैडम वो उसके पास में टेबल पे रखी हुई है। मैंने कहा मैडम मैं आपकी होटल, अपना सलून से तो मैं अभी 1 1.5 किलोमीटर दूर हूँ, और हम जैसे तैसे करके पैदल पैदल पहुंचे हैं, तो हमारा आना संभव नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि आप ये की हम तक पहुंचा सकें? नहीं तो फिर मुझे मास्टर की बनानी पड़ेगी, बड़ी समस्या हो जाएगी, रूम नहीं खुल रहा हमारा। उन्होंने कहा सर विद इन 2 मिनट मेरे यहाँ से लड़का रवाना हो रहा है, और आप मानेंगे कि ये 30 मिनट के घटनाक्रम में वो चाबी मेरे तक पहुंच गई। तो इससे ये होता है, इंसिडेंट वाली जो आपने बात की ना, कौन सी याद रह जाएगी, ये मुझे याद रहेगा जिंदगी भर। ये क्यों हुआ, इसको, कहानी को मैंने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे शेयर किया था। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। कर भला तो हो भला, है ना। यात्राओं के दौरान आप कैसे सीखते हैं कि दूसरों का भला करने से, दूसरों की वेल बीइंग से आपको कितना भगवान लौटा करके देते हैं। मैंने उसके बिना मांगे उसको रिव्यू दिया, सिर्फ उसका दिल खुश हुआ, और उसके 15 मिनट बाद में ऐसी जगह पे फंस गया और उसने मेरी हेल्प कर दी। तो जितना आप अच्छे से किसी को आप सपोर्ट करोगे तो वो पलट के आपको भी सपोर्ट करेगा। और ये चीजें आपको यात्रा के दौरान ही देखने को मिलती है, ये आपके डे रूटीन में पॉसिबल नहीं है। यात्राएं इसीलिए भी जीवन में आवश्यक है। वेरी आई थिंक आपको ये इंडिया में ही देखने को मिलता है, बिकॉज वी आर सच होमली पीपल। हम इतने हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं। वी हैव लाइक सो मच संस्कृत कोर्स अबाउट दैट कि ना अतिथि भगवान होते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो इंडिया में ही आपको ये मिलेगा आई गेस, एंड आपने भी नोटिस किया ही होगा, एंड यू हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस। सो द सेकंड क्वेश्चन, आपने बोला कि आप अपने फैमिली के साथ गए थे उधर, तो आप ज्यादा सोलो ट्रैवलिंग प्रेफर करते हो या फैमिली के साथ? फैमिली ट्रैवल मैंने बहुत कम किया है। फैमिली का मतलब ये होता है कि आप, मैडम और दोनों बच्चे, तो वो वाला ट्रैवल मैंने बहुत कम किया है। या तो मैं सोलो घूमा हूँ या फिर कपल ट्रैवलर हूँ मैं एक्चुअली। मैं मैडम के साथ ही घूमता हूँ एक्चुअली। तो यू कैन से मी द सोलो ट्रैवलर अलोंग विद द कपल ट्रैवलर। फैमिली ट्रैवल हमने बहुत कम किया है, क्योंकि हम खुद बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप लोग सोलो ट्रैवल करें, तो उनको ले लेके हम नहीं घूमते एक्चुअली। वो जब से 15 16 17 साल के हुए तो हमने उनको बोला कि अपना दोस्त चुनो, दोस्तों के ग्रुप में जाओ, बेटर लगे तो ठीक, नहीं तो सोलो घूमो चाहिए। तो मेरी बिटिया को भी मैं सोलो ट्रैवल के लिए इंस्पायर करता हूँ, बेटे को भी सोलो ट्रैवल के लिए इंस्पायर करता हूँ।
तो आई एम द टू टाइप ऑफ ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर एंड द कपल ट्रैवलर। ओके, सो आप सोलो ट्रैवलिंग में लाइक नाउ पीपल आर लाइक सो मच गिविंग देमसेल्फ मी टाइम कि वो सोलो डेट्स पे भी जाते हैं, सोलो ट्रैवलिंग भी करते हैं, एंड हाँ इट इज एन गुड ऑप्शन आई गेस। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज कि व्हाट लाइक अभी मैंने वो पहले सवाल नहीं पूछा दैट आपने इस फील्ड में आने का सोचा कैसे, एंड व्हाट वाज दैट इंस्पिरेशन एंड व्हाट वाज योर जर्नी थ्रू आउट दिस। पेरेंटल बिजनेस जो था हमारा वो था फुटवियर का एक्चुअली, ठीक है ना। पापा ने 1994 में फुटवियर होलसेल का काम शुरू किया था और 2000 में मैंने काम को संभाल लिया था। 2010 तक मैंने वो फुटवियर का काम किया, तो अच्छा काम था, स्केल भी हमारा अच्छा था, बिजनेस भी हमारा अच्छा था, रेवेन्यू भी अच्छी थी और नेट इनकम भी अच्छी थी सालाना। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए बना हुआ नहीं हूँ एक्चुअली, मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, मैं जबरदस्ती उसको काम को कर रहा था। ट्रैवलिंग का शौक मुझे शुरू से था, मैं सन 2000 में भी घूमा, 2002, 3, 4 जितना हो सका। 100 किलोमीटर की यात्रा हो तो भी शौक से करेंगे, बाहर की यात्रा हो तो भी शौक से करेंगे। तो मुझे ये लगा कि मैं इस काम के लिए बना हुआ नहीं हूँ और 2010 में मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा आगे। तो 3 साल लगे मुझे वो बिजनेस वाइंड अप करने में, इतना फैला हुआ था बिजनेस, इतनी सारी उधार बाजार में लगी हुई थी। तो अचानक से एक झटके से आप हैंड ब्रेक नहीं मार सकते, धीरे धीरे करके उस बिजनेस को समेटने में मुझे 3 साल लग गए। और तब तक मैंने मीनवाइल मतलब इन 3 सालों के दौरान मैंने टूर ट्रैवल्स का काम शुरुआत कर लिया। शुरुआत रेलवे से करी थी, पासपोर्ट बनाने से करी थी। आज की तारीख में तो खैर हम ये दोनों काम नहीं करते हैं। अभी हम मोस्टली फ्लाइट बुकिंग करते हैं और हॉलीडे पैकेजेस की बुकिंग करते हैं, जो हमारी कंपनी है। तो मुझे लगा कि जो मेरा पैशन है उसी को मैं प्रोफेशन बना सकता हूँ। तो शुरुआत में रिस्क ली मैंने, रिस्क भी बहुत बड़ी वाली ली, मतलब एक चलती हुई इतनी बढ़िया होलसेल की एजेंसी को आप बंद कर रहे हैं और अगले बिजनेस में आप पता नहीं कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, वो सब अंधेरे में था। लेकिन वो राह पकड़ के रखी तो ईश्वर ने भी साथ दिया और आज जो कंपनी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ। तो मैं बच्चों को भी यही सलाह देना चाहूंगा, जिस काम में आपका मन लगे उस काम को ही प्रोफेशन बनाने की कोशिश करना, जो आपकी स्किल है उसको डेवलप करने की कोशिश करना। रट्टू पढ़ाई से नहीं होगा फायदा, बिल्कुल नहीं होगा। मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखा सकते अपन। तो जिसमें आपका मन लग रहा है वो काम, आपको अगर स्केचिंग ड्राइंग अच्छी लग रही तो उसमें भी पोटेंशियल है, उसको आप प्रोफेशन बना सकते हैं, आगे जाकर के रोजी रोटी का साधन आपको बन सकता है। तो मैंने बस वो यही था कि मेरा मन नहीं लग रहा था मेरे फुटवियर के काम में, तो मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में आ गया और आज भगवान की दया से देश भर में नाम है। एंड आपने इतना बड़ा एक बड़ा स्टेप एक साथ नहीं लिया, आपने 3 साल का वेट करा एंड आपने एक फैमिली बिजनेस को बंद कर दिया विच इज अ ह्यूज थिंग इन अ स्मॉल टाउन जहाँ हम भिलवाड़ा में रहते हैं, दैट आप फैमिली बिजनेस को छोड़ के कुछ और कर रहे हो एंड इट्स सच अ बिग थिंग। एंड आपने अपने पैशन को फॉलो करा एंड यू ऑल्सो मेड इट योर प्रोफेशन टू, and now you shoot vlogs on your channel on and you are on Facebook, all the social media and sharing your experience and like I और आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है अपनी ऑडियंस से एंड आई नो दैट दिस ये फीलिंग बहुत ही अच्छी रही होगी दैट आपको यही लगता होगा दैट आपने जो अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ा था एंड नाउ यू आर हियर, आपने कुछ सोच के ही छोड़ा था एंड इट विल एंड ये एक अच्छा स्टेप रहा। एंड लाइक आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप अपने पैशन को ही फॉलो करो, नॉट जस्ट फोर्स योर सेल्फ इन टू थिंग्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंड या एज यू सेड लाइक अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको व्हाट डू यू थिंक लाइक जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए दैट व्हाट आर द ट्रैवल नेसेसिटीज कि आपको क्या लेके जाना चाहिए बैकपैक में, लाइट पैक करना चाहिए बिकॉज सम पीपल आर ओवर पैकर, सम पीपल आर लाइट पैकर एंड व्हाट इज दैट वन थिंग कि जो मतलब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए थ्रू आउट देयर ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बेसिकली आप सवाल पैकिंग के बारे में पूछ रहे हैं? पैकिंग एंड दैट क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए व्हाइल ट्रैवलिंग? दोनों अलग सवाल हैं, दोनों का अलग अलग जवाब दूंगा मैं। एक कहावत है हिंदी में, जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखिए, सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए, ठीक है ना। तो इफ यू आर गोइंग सोलो देन यू शुड पैक मिनिमम, यू शुड पैक मिनिमम।
आप इतना नहीं कि भाई भर भर के कपड़े ले लिए, फिर खाने का सामान भी ले लिया ये। तो अब अगर आपने बैग ही 14 किलो का बना दिया तो खुद को कब संभालोगे और बैग को कब संभालोगे? वो जो बहुत ज्यादा ओवरवेटेड जो लगेज होता है ना, वो आपकी यात्रा में बहुत बाधा पैदा करता है। तो लगेज आपका ऐसा हो कि मिनिमम हो, मतलब आप एक जीन्स के ऊपर 5 टी-शर्ट पहन सकते हैं। 5 जीन्स और 5 टी-शर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप एक जीन्स पे 5 टी-शर्ट पहन लो, कोई इशू नहीं है। जीन्स को कोई नहीं देखने वाला, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो अपना एक जीन्स पे 5 टी-शर्ट पहन लो, आपके 5 दिन का आउटफिट आपका रेडी हो गया। कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर ट्रैकिंग वगैरह टाइप का है तो वो तो एक अलग विषय हो गया, ट्रैक के लिए तो बहुत अलग से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन बेटर है कि आप स्पोर्ट्स शू पहने यात्राओं के दौरान, है ना। फैंसी फुटवियर के बजाय अगर स्पोर्ट्स शू पहनेंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी, पैर में कंफर्ट रहेगा, और मतलब अच्छा रहेगा, आपको चलने में कंफर्टेबल भी रहता है। तो वो आपको स्पोर्ट्स शू ही पहनना चाहिए, आपको फैंसी लेदर के फुटवियर, सैंडल्स, चप्पल्स ये नहीं पहननी चाहिए। और पैकिंग में दिन भर में आप शू पहन के आपके पैर थकता है तो एक नाइट स्लीपर आपके पैक में होना ही चाहिए पक्का, कुल मिलाकर के। इसके अलावा नाइट किट जिसको बोला जाता है, वो बिल्कुल आपको ध्यान से लेनी चाहिए घर से। मैं बच्चों के लिहाज से भी कह रहा हूँ, जैसे आपको पेस्ट, ब्रश, ठीक है, और ताला चाबी खुद का। मैं आज तक, मेरे को 25 साल हो गए ट्रैवल करते, फिर भी मैं की और लॉक मेरा खुद का रखता हूँ। कभी भी लगाना पड़ जाए, ट्रेन में काम पड़ सकता है, हो सकता है आपके होटल का जो गेट है वो खराब हो, या आपको सेफ्टी फीलिंग नहीं आ रही है, आपको खुद का लॉक लगाने की इच्छा हो, तो सुबह के लिए आपके पास पेस्ट ब्रश खुद का होना चाहिए। क्योंकि आप जब सोलो ट्रैवल हो तो तब आप 4 स्टार 5 स्टार में स्टे नहीं करोगे, आप मिड बजट वाले होटल्स में स्टे करेंगे, तो वहां आपको डेंटल किट वगैरह मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको पेस्ट ब्रश साथ में होना चाहिए, ताला चाबी आपका साथ में होना चाहिए, ऑयल जो आप अप्लाई करते हैं सिर सिर में वो आपके पास होना ही चाहिए, शैम्पू होना चाहिए एक आध। तो उसके लिए एक नाइट किट बनती है छोटी सी, नेल कटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। एक नाइफ आपके पास पक्का होना चाहिए। ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की यात्रा है, फ्रूट खरीदते हैं, है ना, तो फ्रूट खरीद लोगे तो काटोगे कैसे? तो किसी और से तो मदद लेंगे नहीं अपन। तो एक अच्छा नाइफ अपने पास होना चाहिए, डेकैथलॉन पे मिलता है 1000-1200 रुपए का, उसमें 4-5 तरीके के कटर्स होते हैं। नाइफ अपने पास अच्छा होना चाहिए। कपड़ों के बारे में मैंने बता दिया, फुटवियर के बारे में बता दिया, नाइट किट के बारे में आपको बता दिया। जानने से पहले टेक्नोलॉजी वाइज तैयारियां, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, होटल्स अगर आप चूज करते हैं तो मैकमेट्रिप जैसी एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। किसी शहर में जाने के बाद आपको कम्यूट करने के लिए ओला उबर जैसी एप्लीकेशन आपके पास रेडी होनी चाहिए, ताकि आप टैक्सी बुला सको, जा सको। रैपिडो जैसी एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, रैपिडो से जैसे बाइक आप बुला सकते हो आने जाने के लिए। फूड वाली एप्लीकेशंस भी आपके पास रेडी होनी चाहिए, जैसे जोमेटो रेडी होना चाहिए, स्विगी रेडी होना चाहिए, ताकि किसी होम स्टे में आप रुक रहे हैं या किसी ऐसे हॉस्टल में रुक रहे हैं जहाँ आपको खाने की जरूरत है और बाहर जाने की इच्छा नहीं, तो आप जोमेटो से, स्विगी से अपना फूड। ये मैं सब सोलो ट्रैवल को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। अगर लग्जरी ट्रैवल आएगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर जोमेटो की भी जरूरत नहीं, स्विगी भी जरूरत नहीं है। क्योंकि बढ़िया होटल में तो आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, सारी चीजें बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छे रूम में जाओगे तो आपको डेंटल किट भी मिलेगा, सेफ्टी भी अच्छी होगी। ये मैं जो भी इससे पहले मैंने आपको जो बताई चीजें, वो मैं सोलो ट्रैवल को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। तो फूड की एप्लीकेशंस, ट्रैवल एप्लीकेशंस, होटल बुकिंग एप्लीकेशंस, और कम्यूट, मतलब कि ये जो आपको ओला, उबर, रैपिडो, ये वाली एप्लीकेशन। गूगल मैप का सहारा लगातार लेना है अपने को। आप किसी ऑटो में बैठे, आपने उसको बोला कि मेरे को फला जगह जाना है, ठीक है, तो फला जगह जिस जगह जाना है आपको, उसका गूगल मैप आप खुद लगाइए। आप देखिए कि वो ऑटो वाला आपको सही ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, या जबरदस्ती इधर उधर रास्ता घुमा तो नहीं रहा है फालतू में। अभी इसी से एक क्वेश्चन और निकल के आएगा कि सेफ्टी क्या रखनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, उससे पहले मैं आपको ये जवाब देता हूँ। हमें सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बीइंग ए गर्ल, आप किसी भी ऑटो में बैठे, टैक्सी में बैठे, उस टैक्सी का नंबर, ऑटो का नंबर का फोटो आपको लेना ही है डेफिनेटली, ठीक है। फोटो लेके अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को, भाई को, किसी को भी जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिन्होंने आपको ट्रैवल के लिए भेजा है, ठीक है, ग्रुप बना लो व्हाट्सएप का, जिसमें पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, कोई भी हो। वो टैक्सी का नंबर, वो ऑटो का नंबर आपको हाथों हाथ फोटो लेकर के डालना है उस ग्रुप में कि मैं इस टैक्सी में बैठी हूँ, ठीक है। 15 मिनट की टैक्सी हो, कोई बात नहीं, 15 मिनट बाद पहुंच गए, और आपको फिर मैसेज डाल के पापा या मम्मी को बताना है कि हाँ मैं पहुंच गई, ठीक है, ताकि वो भी सिक्योर हो जाए। कल को कोई घटना हो जाए तो हमें पता रहे लास्ट लोकेशन और लास्ट बार वो कौन सी गाड़ी में थी, ठीक है। बुकिंग की डिटेल का स्क्रीनशॉट भी आप उसमें
शेयर कर सकते हैं। लाइव लोकेशन जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, आपस में सिटी में घूम रहे हैं, तब लाइव लोकेशन भी आपकी कहीं ना कहीं शेयर्ड होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि आप कहाँ चल रहे हो। मेरी बेटी जाती है बाहर, तो ये चीजों के हमने नियम बना रखे हैं और वो ये इन सारी चीजों को फॉलो करती है। स्टिल शी इज 23, है ना, तो अभी भी वो सारी चीजें बिल्कुल लागू हैं। किसी भी टैक्सी में बैठोगे तो नंबर हमको चाहिए। ये इसलिए नहीं कि हम उनके ऊपर बंदिश रखना चाह रहे हैं, हम उनके ऊपर नजर रखना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। कल को कोई बात हो जाए तो हमें पता हो कि कौन सी टैक्सी में आप लास्ट बैठे थे, कौन से रूट पे थे, कहाँ थे। तो ये एक सेफ्टी का भी, बीइंग ए गर्ल यू शुड अवेयर एवरी टाइम, है ना। आपको शाम होने से पहले, मतलब अंधेरा ढलने से पहले अपने किसी न किसी ठिकाने पे पहुंच जाना चाहिए। आपका जो भी स्टे है आपको उसके अंदर हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 9-10 बजे अकेले रोड्स पे घूम रहे हैं, क्योंकि आपको सराउंडिंग, फिर उस टाइम पे आपकी अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं होती रात को, तो आपको अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। एंड ये बॉयज पे एंड उस पे भी अप्लाई होगा? 100%। ओके, सो लाइक अभी मूविंग ऑन टू अ लिटिल फन साइड, क्योंकि हमने जान लिया ऑल द प्रिकॉशन सेफ्टीज टू टेक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन और विद फैमिली। सो आपका लाइक आपके व्हेन आई वाज सर्फिंग थ्रू योर यूट्यूब चैनल आई फाउंड सो मेनी फूड ब्लॉगिंग वीडियोस एंड यू आर सो पैशनेट अबाउट फूड। सो व्हाट एक आप जिसकी आपके फेवरेट जो फूड है अलग अलग स्टेट से, अलग 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 सिटीज से, आप एक बार बता दो कि व्हाट्स योर टॉप 5 दैट यू वुड रिकमेंड टू ऑल ऑफ देम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंडिया, जो आपको टेस्ट करनी चाहिए। बनारस जरूर जाना चाहिए। बनारस भारत के फूड की राजधानी है ना। वहाँ का हर जो स्वाद है वो बिल्कुल अपने आप में यूनिक है, जायकेदार है। और बनारस का कचौड़ी खा लो और मोहन भोग खा लो, चाहे, अभी तो नाम भी मेरे को अचानक से क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि मैं ट्रैवल के लिए रेडी होके आया था, फूड के लिए नहीं। तो फूड में नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बनारस की लस्सी ले लो, जैसे होती है ना, रबड़ी वाली लस्सी हो गई, ब्लू लस्सी शॉप हो गई, पहलवान की लस्सी हो गई, अभी तो वो दुकानें टूट गई, चाची की कचौड़ी हो गई, BHU का शेक हो गया, वो लॉन्ग लिस्ट ऑफ दिट। बनारस फूड के लिहाज से बहुत बढ़िया है। उसके बाद इंदौर का आपको जरूर फूड ट्राई करना चाहिए, 56 दुकान है, सराफा है। भोपाल भी मेरे को इस लिस्ट में बहुत ऊपर लगता है। इसके अलावा वो राजस्थान का हमारा जोधपुर, उसमें भी फूड वैरायटी खूब है। जयपुर भी इस मामले में बहुत अच्छा है। दो शहर में आपको राजस्थान, अगर 5 ही करने हैं तो 2 शहर में राजस्थान के सजेस्ट करूंगा, जोधपुर और जयपुर। 2 शहर में उत्तर प्रदेश के करूंगा, लखनऊ और बनारस। और एक आप मान लीजिए इंदौर। एंड साउथ में लाइक पीपल हु वांट टू ईट साउथ साउथ इंडियन। में हमें ना फूड इतना भाएगा नहीं एक्चुअली। बेसिक डिफरेंस है ना, हम लोगों को चाहिए सुबह उठते ही छोला भटूरा, वो लोग खाते हैं इडली सांभर। उनका फूड हमारे से बहुत ज्यादा लाइट है, हेल्दी है, और वो जंक नहीं खाते बहुत ज्यादा। हम लोग खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीते हैं, वहां पे केरल में आपको हर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद गर्म पानी सर्व करेंगे, ठीक है ना। हमारा हर जो फूड है वो जाएगा गेहूं पे, है ना, आटे पे जाता है हमारा फूड। कोई भी पूरी, पराठा, रोटी, उनका हर फूड जाता है चावल पे। इडली, पुट्टू, हालांकि ये रवे से भी बनते हैं, चावल के आटे से भी बनते हैं, रवे से भी बनते हैं। तो डोसा हो गया, जैसे चावल के बैटर से ही बनता है। तो वो चावल पे ज्यादा डिपेंड है, अपन गेहूं पे ज्यादा डिपेंड है, नॉर्थ इंडिया जो है। लाइक इसकी अभी हम अलग अलग डायरेक्शंस लेंगे इंडिया की, दैट आपकी नॉर्थ में कौन सी फेवरेट है, नॉर्थ ईस्टर्न में, साउथ एंड साउथ में कौन सी फेवरेट जगह है, एंड व्हाट आर द प्लेसेस यू वुड रिकमेंड पीपल। क्योंकि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, कश्मीर, लद्दाख, आप उधर क्या सजेस्ट करोगे जाने के लिए? जाना तो पूरे देश के हर राज्य में चाहिए, ठीक है ना। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आप कर सको, और जितना आपको टाइम अलाउ करे, जितना पेरेंट्स अलाउ करें, और जितना पैसा अलाउ करें। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं बच्चे घूमें, लेकिन घूमने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। तो खर्चीला शौक है ये, मतलब ऐसा नहीं कि आपने रूम में बैठ के वीडियो गेम खेल लिया तो हो गया, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही पैसा बहुत चाहिए। तो घूमना तो सब जगह चाहिए, पर खूबसूरती की अगर बात करें तो हिमाचल घूमना चाहिए, उत्तराखंड घूमना चाहिए। कश्मीर में तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद टूरिज्म बिल्कुल ठप्प सा हो गया है वहां पे एकदम ना, वो जो अभी हुआ था इंसिडेंट। तो कश्मीर भी अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, जब चल रहा था तब अच्छा ही था। तो
राज्य तो कोई भी बोला जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, इसका जवाब तो कोई पर्टिकुलर दे नहीं सकते। मध्य प्रदेश भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है ना। जितने अपने ज्योतिर्लिंग वही हैं, अपना उज्जैन है, ओंकारेश्वर है पास में, ठीक है, पचमढ़ी है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहर भी मध्य प्रदेश में हैं, और कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में। तो राज्य तो मैं बोलूंगा कि सभी घूमने लायक है ना, कौन सा छोड़ोगे। बिहार जाओगे तो नालंदा है, पटना है, बहुत सारी चीजें। तो आप जहाँ भी घूमे हो, आपको कौन सा लगता है दैट सिटी जो बहुत मॉडर्न है, बहुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जिसपे, कि वी टॉक अबाउट मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, तो उसमें से व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस इन दीज सिटीज, और आपको कौन सी मॉडर्न सिटीज लगती है? कि वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो वन ऑफ देम, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? कि आपको सबसे इन चारों जो भी आप जहाँ भी गए हो, व्हाट डू यू थिंक जो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है एंड लाइक जो बहुत ज्यादा मॉडर्न है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये लगभग लगभग सेम है सिटीज। और टेक्नोलॉजी वाइज कोई विशेष मुझे इन चारों में फर्क नजर नहीं आता। मेट्रो सब जगह पे है, मॉल्स सब जगह हैं, ऑनलाइन पेमेंट सब जगह होती है। और पर फिर भी मुझे सेफ्टी वाइज और लोगों के व्यवहार वाइज मुंबई मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। टेक्नोलॉजी वाइज नहीं बता रहा हूँ, लोगों का व्यवहार और कूल है वो लोग, है ना, लड़ाई झगड़े में इसमें उसको उनको नहीं है। पर्यटकों को भी अच्छे से देखते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मुंबई एंड अच्छा लगता लोग कहते भी है दैट मुंबई इज सेफर देन दिल्ली। है। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल है ये बात। दिल्ली में आपको अनसेफ फील होगा, मुंबई में आपको लगेगा कि मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, मैं घूम भी रही हूँ तो इट्स ओके। मुंबई में आपको डर नहीं लगेगा, दिल्ली में डर लगेगा। बिकॉज सब इतने बिजी है मुंबई में एंड बिजी हैं, साफ सुथरे लोग हैं। सुबह बॉम्बे में आप सुबह 8 बजे की लोकल भी पकड़ोगे ना, तो सब लोग आपको नहाए धोए साफ सुथरे, है ना, लेडीज आपको पीछे गजरा लगाए हुए एकदम बढ़िया से। और जो अपनी मजदूरी पे भी जा रहा है ना, वो भी नहा धो के एकदम अच्छे से कपड़ा पहन के, बाल वाल गीले एकदम मस्त। वो बॉम्बे का सिस्टम दिल्ली से बहुत अलग है। एंड अभी एक दो इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली हुए हैं भाषा को लेकर के, अगर उसको छोड़ दूं, अभी जो इस भाषा को लेकर के इंसिडेंट हुआ, जस्ट हुआ ही है अपने पॉडकास्ट से 5 दिन पहले, तो अगर उस बात को छोड़ दूं तो मुझे बॉम्बे दिल्ली से बहुत ज्यादा सेफ लगता है। एंड अगर इससे एक और अपोजिट क्वेश्चन पूछूं दैट व्हाट इज दैट अंडर डेवलप्ड जिसमें आपको लगता है दैट पीपल टॉक अबाउट बिहार अ लॉट की इसमें डेवलपमेंट की जरूरत है, बिहार में बहुत ज्यादा गंदगी है एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको क्या लगता है जिसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए एंड दे शुड एड्रेस इट ओपनली कि ये अंडर डेवलप्ड है? बिहार मेरा कभी जाना हुआ नहीं, तो मैं उसके बारे में राय नहीं रख पाऊंगा। और अंडर डेवलप तो पूरा लगभग अभी देश ही है, ठीक है ना। कुछ ही पर्यटन स्थल हैं, कुछ ही टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो अच्छे से प्रोफेशनली डेवलप हो गए हैं टूरिज्म के लिए। बाकी पूरा देश ही मुझे अंडर डेवलपिंग ही लग रहा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जैसे दो चार नाम इसमें और आ सकते हैं। लेकिन अब प्रोफेशनली जिन लोगों ने, जिन राज्यों ने अपने आप को तैयार कर लिया है टूरिस्ट के लिए, जैसे कश्मीर है वो टूरिस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, केरल है वो टूरिस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, साउथ इंडिया है, मतलब जैसे तमिलनाडु अगर ऊटी, कुर्ग, मैसूर, कोडाईकनाल, है ना, ये लोग रेडी हैं बिल्कुल टूरिज्म के लिए। इनके पास टैक्सीज हैं अच्छी, अच्छे बढ़िया होटल्स हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, टैक्सीज की इनके पास बड़ी बड़ी फ्लीट्स हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। तो कुछ राज्य हैं वो टूरिज्म के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी कर चुके हैं, और कुछ राज्य टूरिज्म के लिए अभी रेडी हो रहे हैं, लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत है। जैसे उत्तराखंड मुझे लगता है कि अभी चार धाम के अलावा इतना डेवलप हुआ नहीं, मतलब ना, चार धाम पे भी अभी प्रोफेशनलिज्म नहीं आया है कुल मिला करके। वहाँ के होटल वाले और वो सब इतने प्रोफेशनल नहीं है। तो प्रोफेशनली अगर बात किया जाए तो मुझे केरल बहुत अच्छा लगता है, कश्मीर बहुत अच्छा लगता है, एंड यू कैन से अब जैसे नॉर्थ ईस्ट अब डेवलप हो रहा है ना, मेघालय जैसे है, शिलोंग, मेघालय की बात करेंगे तो शिलोंग हो जाएगा, कांजीरंगा हो जाएगा, चेरापूंजी हो गया, अपना मेंगनिंग जो झील है वो हो गई, है ना। तो वो लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन शिकायत वहां से भी नहीं है, ठीक है ना। सो व्हाट्स इस एक मिनट, मैं इसमें नाम लेना भूल गया, राजस्थान का, जहां पे हम बैठे हैं, घर की मुर्गी वाली बात हो गई। राजस्थान टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, यहाँ पे लोग वेलकमिंग हैं, और
यहाँ पे देखने लायक भी बहुत सारी चीजें हैं, मेवाड़ है, मारवाड़ है, यहाँ पे भी टैक्सीज की फ्लीट और डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह ये वो है ना, उसके लिए बहुत बिल्कुल तैयार है राजस्थान। एंड अब तो राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन चुका है, यस, दैट एवरी डेस्टिनेशन वेडिंग इज हैपनिंग इन उदयपुर में। राजस्थान ओनली और उदयपुर. एंड नाउ लाइक बी एंड टॉकिंग नाउ वी आर गोइंग समवेयर लाइक इसकी आपको कंट्री वाइज कौन सी अच्छी लगती है, दैट हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू बीन, एंड आपका कोई तो काउंट होगा कि आप इतना घूम चुके हो, सो व्हाट्स दैट? दुबई, नंबर वन दुबई, एक ही नाम दुबई। दुबई जैसी सेफ कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है। दुबई में आपका ये घड़ी, चश्मा और सोने का आपका चैन उतार के रख दो, 24 घंटे बाद आओगे वहीं मिलेगा आपको। किसी की हिम्मत नहीं है कि हाथ लगा दे उसको। ठीक है। दुबई के ट्रैफिक रूल्स पूरे वर्ल्ड में अनबीटेबल हैं। दुबई की सेफ्टी, दुबई का टूरिज्म, दुबई के सिस्टम्स, दुबई के नियम कानून जैसे वो फॉलो कराते हैं। इवन यू कांट क्रॉस द रोड अंटिल यू गेट द ग्रीन चैनल। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ है आप पैदल रोड क्रॉस नहीं कर सकते। बिना ग्रीन सिग्नल के अगर आपने पैदल रोड क्रॉस किया तो 400 दिरहम की पेनल्टी है। 400 दिरहम को में इंडियन रुपीज होते हैं 10,000, है ना। और वो आपसे ऑन द स्पॉट वहीं ले लिए जाएंगे हाथों हाथ। वहां आपकी हिम्मत नहीं है। यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होता है, गाड़ी यूं जा रही है, अचानक से उसका मन करा उसने यूं घुमा ली। दुबई में आप ये नहीं कर सकते। ये यूं करते ही आपको 10,000 दिरहम की पेनल्टी आएगी। 10,000 दिरहम, है ना, 2.5 लाख रुपए के आसपास होते हैं। वो आपको वहीं देने पड़ेंगे। दुबई में आप गंदी गाड़ी नहीं चला सकते। हमारे यहाँ देखते हो धूल मिट्टी से सनी हुई गाड़ी, खटारा गलियां जिसको बोलते हैं ना, खटारा तो दूर, लेकिन आप अच्छी गाड़ी भी गंदी पोजीशन में नहीं चला सकते आप दुबई में। ठीक है ना, गंदी गाड़ी नहीं चला सकते। आप गाड़ी को गली में खड़े रख के धो नहीं सकते वहां पे, क्योंकि धोने से जो पानी फैलता है ना, तो उनको पानी भी फैला हुआ नहीं चाहिए। आप डेडिकेटेड जो वॉशिंग सेंटर्स हैं वहीं पे आप गाड़ी को धो सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने गली में गाड़ी धो ली और पूरा कचरा फैला दिया, कीचड़ कर दिया, गंदगी कर दी, नहीं। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं आपको, दुबई में इंडियन खाना इंडिया से भी बेटर मिलता है। ये बात आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी। इंडियन खाना इंडिया से बेटर दुबई में कैसे मिल सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलावट की संभावना है। आपका आटा फ्रेश नहीं होगा, हो सकता है आपकी सब्जी फ्रेश ना हो रेस्टोरेंट में, हो सकता है वो आपको 10 दिन पुराना पनीर खिला रहा हो सकता है आपको 15 दिन पहले की ग्रेवी बनी हुई खिला रहा है। दुबई में ये काम सोचने से पहले उसकी आत्मा कांप जाएगी अंदर से कि मैं ये नहीं कर सकता, पेनल्टीज इतनी हैवी है। तो इंडियन खाना दुबई में इंडिया से भी बेटर मिलता है, ये मैं कह सकता हूँ। तो अगर कंट्रीज की बात की जाए जिसमें सिस्टम है, जिसमें भव्यता है, वो अपनी भव्यता दिखा के बहुत खुश होते हैं। उनके पास बुर्ज खलीफा है और दुबई फ्रेम है, उनके पास डेजर्ट सफारी है, उनके पास बीचेस हैं बढ़िया। दुबई मॉल जैसा एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल उनके पास है। विश्व की जितनी भी सबसे बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ना वो सब उनके पास है। तो दुबई नंबर वन ये हो गया टूरिज्म के लिहाज से, जिसमें बच्चे साथ में जा रहे हैं अपने, ठीक है। और इंजॉय वाला डेस्टिनेशन है तो वो थाईलैंड है। उसमें आदमी जाता ही पार्टी के लिए है, नाइट लाइफ वहां की बहुत फेमस है। कल्चरल विद नेचुरल सीनरी जाना हो तो वियतनाम मुझे अच्छा लगता है। मलेशिया को भी इसी रेंज में रखेंगे। श्रीलंका भी अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो श्रीलंका भी अच्छा डेस्टिनेशन है। और बाली कपल टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है बाली भी। लेकिन वो हनीमून डेस्टिनेशन है, लाइक मालदीव और मॉरिशस की तरह वो हनीमून डेस्टिनेशन है। तो एशिया में आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी होगी जहाँ आप गए हो? थाईलैंड, एक ही जवाब थाईलैंड। मैं थाईलैंड बार बार जा सकता हूँ। द नाइट लाइफ उसके कारण? नाइट लाइफ का एक चार्म होता है, वो एक दो बार जाके खत्म हो जाता है, लेकिन वहां के जो वो वाला एरिया है ना, फुकेट कराबी वाला जो एरिया है, वहां के जो बीचेस हैं, वहां का जो क्लियर वाटर है, क्रिस्टल क्लियर जो आइलैंड्स है वहां पे, थाईलैंड में खूबसूरती भी है, नाइट लाइफ भी है, और है ना हैपनिंग देश है। और वो चीट नहीं करते आप लोग, मतलब पर्यटक के साथ चीटिंग की नहीं है। अब ये लक्षण हमारे ही खराब है कि हम जाकर के वहां भी वही अपनी हरकतें दिखाते हैं, तो वो थोड़ी सी नफरत भी करने लग गए आजकल इंडियन से। तो वो जैसे ना हल्लड़ गुल्लड़ करना, दारू पी के हल्ला मचाना, गाड़ियों में खड़े होके हुल्लड़ करना, तो ये चीजें वहां भी करी लोगों ने जाके, तो वहां अब इंडियंस को भी थोड़ा सा ऐसे देखने लग गए। लेकिन उन लोगों के व्यवहार में कोई कमी नहीं है। तो मुझे थाईलैंड अच्छा लगता है। सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन कि आपका काउंट कितना रह चुका है, दैट आप कितने सिटीज में गए हो, कितनी जगह घूमे हो? इंडिया में तो 78 सिटीज में विजिट कर चुका हूँ अभी तक।
राज्य मैंने गिने नहीं है, 78 शहर हैं। और इंटरनेशनल में वियतनाम, थाईलैंड, दुबई, बाली, मलेशिया, हाँ ये हो गए मेरे। श्रीलंका बाकी है, अभी अगला श्रीलंका जाऊंगा मैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू अ फन सेगमेंट कि आपने एक बुक भी लिखी है फक्कड़ घुमक्कड़ के किस्से। एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, और आपने सोचा दैट व्हाई, व्हाट वाज योर इंटेंशन बिहाइंड द बुक कि आपने सोचा कि आप ये बुक लिखो। एंड उसमें आपके सारे रियल लाइफ किस्से हैं, सब कुछ है। एंड लाइक आई गेस पीपल ऑल्सो लव्ड इट बिकॉज व्हेन आई वाज सर्चिंग फक्कड़ घुमक्कड़ के किस्से ऑन यूट्यूब, आई फाउंड सो मेनी बुक रिव्यूज ऑफ दैट, पीपल वर रिव्यूइंग it and they found it good, they found it really interesting, and many fellow tourists were also reading it because it's such a helpful book and you can read it too. And like आपका क्या experience रहा था while writing this book, and what was your intent behind this book? इंटेंट बुक लिखने का ये था कि मैंने टूरिज्म पे और फूड पे जितना भी लिखा है, मुझे खुद के लिए उसको सारे कंटेंट को मुझे एक ही जगह पे इकट्ठा करना था, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना था मुझे उन चीजों का, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे मेरे लिए तो करना ही है, एमएस वर्ड की फाइल तो बना के सब आर्टिकल्स को इकट्ठा करता ही था। तो सोशल मीडिया पे 2020 में मेरी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी, मतलब फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोग मुझे पढ़ते थे। और तो सब लोग कहने लगे कि अभी तो आप इंदौर की सीरीज लिख रहे हो, लेकिन बनारस वाली तो हमारी मिस हो गई, वो तो हमने पढ़ी नहीं, वो कैसे पढ़ सकते हैं। फिर जब मैंने इंदौर कंप्लीट कर लिया और दूसरे शहरों के बारे में लिख रहा था, तो लोगों ने कहा कि हमें इंदौर पढ़ना है, तो वो तो हमसे मिस हो गया, तो हमें वो पढ़ना है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं सारे जो मेरा लिखा हुआ है 2020 तक का कंटेंट, वो मैं इकट्ठा करके एक ही जगह पे लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूं। तो फिर मैंने वो किताब लिखी फक्कड़ घुमक्कड़ के किस्से, और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा। मतलब वो आज तक भी डिमांड में किताब बनी हुई है, 5 साल हो गए, लोगों ने पढ़ी, सराही। और कभी कभी कुछ चीजें है ना देवी आशीर्वाद से हो जाती है, तो वो उस टाइम हो गया। मैं चाहूँ तो दूसरी किताब मैं खुद ही नहीं लिख पाऊंगा। उस टाइम केजी सर का भी बहुत एक मिला सहयोग मुझे। किताब का जो कवर फोटो देखा ना आपने, जिसमें मैं ऐसे करके खा रहा हूँ, तो वो केजी कदम सर ने कैरिकेचर बनाया। अब ऐसी बड़ी हस्ती ने किताब का कवर डिजाइन किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और बड़े बड़े जो लोग थे उस टाइम पे, अभिनव सपरा जैसे फूडी हो गए, उनकी शुभकामनाएं मुझे मिली। जयप्रकाश चौकसे जैसे बड़े लेखक जिन्होंने 25 साल तक दैनिक भास्कर में आर्टिकल लिखा पर्दे के पीछे, उन्होंने किताब के लिए मुझे हाथ से लिख करके वो भेजा था, जो शुभकामना संदेश है ना। तो वो हो गया मतलब एक। और आज भी मैं खुश हूँ, वो किताबें मेरे पास 2-3 ही रखी है, अब तो सारी खत्म हो गई। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैंने एक किताब लिख दी, जीवन की मेरी ये भी एक उपलब्धि है। एंड आपने अपने सारे 78 सिटीज के जो भी किस्से हैं एक बुक में लिख दिए। नहीं एंड नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको। वो 2020 में लिख दी गई थी किताब, तो 2020 तक जो शहर घूमे थे ना मैंने, उनका जिक्र उसमें है। 2020 के बाद जो मैं घूमा हूं, वो अभी तक कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो वो मतलब है, मटेरियल है मेरे पास रखा हुआ, कभी मूड बना तो फिर दूसरी किताब मिल जाएंगे। so then are we expecting a new book then? अभी व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई है, तो फिलहाल अभी कह नहीं सकते कि कब आएगी अभी, क्योंकि बिजनेस ईश्वर की कृपा से बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो काम बढ़ता जा रहा है। पहले जो शॉप थी वो थी सारा टूर्स एंड ट्रैवल, जब मैंने बताया ना 3 साल जब मैं ट्रांजिट कर रहा था उन चीजों को, तब जो सारा टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसमें हम रेलवे की टिकट बनाते थे, पासपोर्ट बनाते थे, छोटे मोटे काम करते थे, ई मित्र टाइप के काम, ये वो। फिर ठीक है, फिर 2018 तक आते आते ये फर्म हो गई सारांश हॉलीडेज, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल से कई लोग है ना कंफ्यूज होता है कि हमारा बस टिकट का काम है, हमारी बसें चल रही होगी, नाम में बड़ा कंफ्यूजन था टूर एंड ट्रैवल। तो फिर हॉलीडेज हमने नाम रखा, उससे हमको बहुत बेनिफिट हुआ, लोगों को ये मेंटली क्लियर हो गया कि हम हॉलीडे पैकेजेस प्लान करते हैं, राइट। तो फिर काम बड़ा हो गया, ईश्वर की दया से इतना बड़ा हुआ कि हमें प्रोप्राइटरशिप फर्म से काम नहीं चल रहा था हमारा। तो 2023 12 जून को फिर हमने सारांश हॉलीडेज फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दी। उसका फाउंडर मैं और मैं मैडम बने, हमारे जो दोनों डायरेक्टर हैं कमल रामन और राखी रामन मैडम जो है, वो फाउंडर बने। तो अभी बिजनेस में इतना है व्यस्तता की, किताब कभी बनेगा, फुर्सत मिली तो लिखेंगे जरूर, कंटेंट तो है ही मेरे पास दिमाग में, और डॉक्यूमेंटेड भी है। एंड लाइक आपकी भी तो कोई ड्रीम डेस्टिनेशन रही होगी विच यू वांट टू एक्सप्लोर इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, जैसे कि लाइक अभी ज्यादा डिमांड होगी लंदन की
पीपल वांट टू एक्सप्लोर यूरोप, लोगों को 2-2 महीने की ट्रिप करनी है यूरोप में, एंड सबको दैट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली लाइफ जीनी है टू गो टू यूरोप, and people like USA, New York, and there are some negative things about New York too on social media platforms. तो लोगों को बहुत ज़्यादा like demands, like बहुत ज़्यादा trends चल रहे हैं न्यूयॉर्क, लंदन, साउथ कोरिया, एंड like तो आपकी क्या ड्रीम डेस्टिनेशन है कि आपको जिंदगी में एक बार इसको एक्सपीरियंस करना है? मेरे को उधर का कोई शौक नहीं है, ना मैं यूरोप जाना चाहता हूँ ना मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मुझे अपने एशियन कंट्रीज और ये जो मिडिल ईस्ट है ना, मेरे को वो अच्छा लगता है। मेरी यूरोप जाने की कोई मेरे फिलहाल दिमाग में बात नहीं है, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी कोई विश है। अब कल को बन जाए सिचुएशन, भगवान ऐसी पोजीशन पैदा कर दे कि मैं पहुंच ही जाऊं, वो एक अलग विषय है। बाकी अमेरिका जाना या यूरोप जाना वो मेरी विश लिस्ट में नहीं है। मेरी विश लिस्ट में ये नीचे जो साउथ एशिया के जो छोटे कंट्रीज है ना, उसमें और जाने की मेरी ज्यादा इच्छा है। जैसे मैं कंबोडिया जाना चाहता हूँ, जैसे मैं लाओस जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और श्रीलंका मैंने आपको बताया अभी मेरे उसमें विश लिस्ट में है। इधर अगर जाऊं तो मुझे जापान जाने की इच्छा है, उसका नाम ही नहीं लिया आपने, ठीक है ना। जापान जाने की मेरे मन में इच्छा है। कल को अगर मेरे को फुर्सत मिली और मैं इतना समय दे पाया तो ऑस्ट्रेलिया जाने की मेरी इच्छा है। मुझे उधर पश्चिमी देशों से मुझे नहीं इतना लगाव है कि मुझे अमेरिका मेरी कभी विश लिस्ट में नहीं है, यूरोप मेरी कभी विश लिस्ट में नहीं है। मैं इससे तो बेटर है कि जापान चला जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, न्यूजीलैंड चला जाऊंगा। Like Japan is one of the most fascinating countries. Like the technology, the all the things are there. And if you ask me that, like, agar that Japan is on my wish list every time if you ask me, because I've seen so much content around Japan and all of that. And like as we are reaching the end of this podcast, I would like to ask you only last question, which is like आपके कौन फेवरेट ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो यू कैन यूट्यूब पे, फेसबुक पे और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनसे आपने भी कभी इंस्पिरेशन ली हो, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल आपकी जिंदगी में, या जिससे आप हैवीली इन्फ्लुएंस हुए हो? कामिया जानी, कर्ली टेल्स उसको देख करके मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि उसका और मेरा कंटेंट का तरीका बिल्कुल सेम है। क्योंकि उसको भी फूड ही पसंद है और फूड के साथ ट्रैवल को वो ज्वाइन करके बताती है। ट्रैवल भी करती है, उसमें फूड भी है। मतलब बड़े बड़े नेता और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर पे जाकर के वो फूड एक्सप्लोर करती है। घूमती भी बहुत है, घूमने का उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और चैनल भी उसका पॉपुलर है। और बाइकास्ट सिंधी भी है वो, ठीक है ना। तो सिंधी होना तो खैर वो बिल्कुल लास्ट वाली चीज हो गई। लेकिन मुझे कामिया जानी पसंद है। और एक है मोहित मानेचा करके बंदा, ट्रैवलिंग देसी, उसको मैंने खूब देखा है, उससे मैंने खूब सीखा। यूट्यूब पे उसको देख देख करके मैंने कई सारे डेस्टिनेशन अपने प्लान किए, डिजाइन किए। अगर ट्रैवल की बात करें तो ये दोनों, और अगर फूड की बात करें तो वन एंड ओनली अभिनव सपना, दिल्ली फूड वॉक्स, उनको देख करके मैंने बहुत सीखा। एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल, लाइक जिससे आप हैवीली इन्फ्लुएंस रहे हो ट्रैवल के अलावा, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर बाय प्रोफेशन, सो आपको तो आप भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखते होगे। ट्रैवल और फूड के बारे में बताना या उसके अलावा व्हाट एवर यू नीड टू टेल। उसके अलावा मुझे जैसे सौरभ द्विवेदी हैं, वो जिस तरीके से पॉडकास्ट लेते हैं लोगों का, मैं उनका प्रशंसक हूँ। उनकी जो बोलने की शैली है और जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, द लल्लन टॉप पे जो न्यूज रूम में बैठ करके वो जो इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं सौरभ द्विवेदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और जब कंटेंट बनाता था, थोड़ा बहुत विवादास्पद कंटेंट था, लेकिन मैं कैरी मिनाटी को भी बहुत अच्छे से देखता था। और क्योंकि मैं राइट विंगर हूँ, राष्ट्रवादी खेमे से आता हूँ, तो मुझे उसके उलट सुनना भी पसंद है कि हम लोगों को गाली कौन दे रहा है, हम लोगों को बुरा कौन बोल रहा है, हम जिस तरीके से सोच रहे हैं तो उल्टा कौन सोच रहा है। तो उस नजरिए से मैं ध्रुव राठी को भी देखता हूँ। जो हम सोचेंगे वो जस्ट उसका उल्टा बोलेगा। हम बोलेंगे एक्स तो वो बोलेगा वाई, हम बोलेंगे जेड वो बोलेगा ए, ठीक है ना। तो पहले मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं आता था, वो पसंद आज भी नहीं आता है। लेकिन उसको सुनना मुझे इसलिए जरूरी लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं। मतलब हम जो राइट विंगर्स हैं, तो लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, है ना, वामपंथी जो लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उस वजह से फिर मैं ध्रुव राठी को भी देखता हूँ। इन्फ्लुएंस तो नहीं हूं उससे, लेकिन मैं उसको देखता जरूर हूँ, ठीक है ना।
ऐसे अगर और कंटेंट क्रिएटर की मैं बात करूं, अचानक से याद नहीं आ रहा अभी। एक दो पाकिस्तानी क्रिएटर थे जो ट्रैवल के बारे में बात करते थे, उनका व्यू भी मुझे जानना होता था, है ना। इंडियन ट्रैवल कंटेंट जो बना रहे हैं वो एक ही तरीके से बना रहे हैं, एक ही भाषा में बोल रहे हैं, मुझे उनके नजरिए से भी देखना होता था कि वो लोग कैसे देश को घूमते हैं। हमारे से करेंसी भी उनकी 2.5 गुना नीचे है, हमारे 1 रुपया उनके करीबन 35-40 पैसे ही बनते हैं, ठीक है। इतना पासपोर्ट उनका कमजोर, मतलब कहीं भी उनके पासपोर्ट की एक्सेप्टेंसी नहीं है, उसके बावजूद भी तो वो विदेश घूम रहे हैं, तो उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो मुझे एक दो पाकिस्तानी जो ट्रैवल क्रिएटर थे उनको भी देखता हूँ मैं। And like we are in the end of this podcast and बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में and I got to learn so many things like मैं हर पॉडकास्ट में ये कहूंगी but especially in this podcast because मुझे भी बड़े होकर ट्रैवल करना है and I saw so much travel content creators around in social media platforms so बहुत मजा आया and people who are watching this podcast please subscribe to his channel and like आप अपने चैनल का नाम बता दो all the information you want to spread. चैनल देखो, मैं कंटेंट क्रिएटर की अगर बात करें तो मैं वीडियो कंटेंट पे नहीं हूँ मोस्टली, ठीक है ना। तो वीडियो कंटेंट मेरा नहीं है, मैं बचपन से लिखना जानता हूँ, तो लेखन मेरा फेमस है, लेखन से ही मेरा नाम हुआ, लेखन से ही लोगों ने मुझे पूरे देश भर में जाना। तो कमल रामवानी सारांश करके मेरी फेसबुक पे आईडी है, आप सर्च कर सकते हैं, इस नाम से आपको मिल भी जाएगी। तो कमल रामवानी सारांश आईडी फेसबुक पे आई है, वहां आपको मेरा ट्रैवल कंटेंट भी मिलेगा, फूड कंटेंट भी मिलेगा, और जो मेरे डेली लाइफ के जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लिखता हूँ। यूट्यूब मैंने शुरू किया था, 1 साल मैंने चलाया करीबन, शायद मुझे याद भी नहीं है, मैंने खोला भी नहीं है पिछले कई समय से। 1200-1300 सब्सक्राइबर हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो कंटेंट क्रिएटर वीडियो के रूप में तो मुझे नहीं बोला जाएगा, लेकिन मैं लिखता हूं, तो लेखन को मेरे पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, तो मैं फेसबुक पे हूं अभी। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने रिसेंटली अपना अकाउंट बनाया है, महीने 2 महीने पहले। 1000-1200 फॉलोअर्स वहां भी होंगे। बट आई एम द बेसिकली, मतलब जो है ना, मैं कहा जाए तो मैं लेखक हूँ और फेसबुक पे लेखक हूँ। And you can like अगर थोड़ी सी हेल्प मिलती है from our channel to spread awareness about your channel और आपके थोड़े से viewers बढ़ते हैं हमारे भी and we would love to do see things like that and once again thank you for being here and people who are the fellow tourists or wanting to want to travel and just want to get out of this room so please subscribe to his channel and please subscribe to our channel also to get timely updates about our videos and once again bye and whatever you want to say आप कह सकते हो about this podcast about your feedback. फीडबैक से पहले आपने अपील करी थी कि मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, तो मेरे चैनल का नाम पता होना जरूरी है। तो यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसका नाम है TFS व्लॉग्स। TFS का मतलब हुआ ट्रैवलिंग फूडी सारांश व्लॉग्स, व्लॉग जो बनाता था मैं, ट्रैवलिंग फूडी सारांश TFS व्लॉग्स, वो मेरा यूट्यूब पे है। और इसी नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, TFS व्लॉग्स के नाम से, वहां भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी कमल रामानी सारांश के नाम से फेसबुक पे मेरी आईडी है। और मुझे अच्छा लगा, वेदांत स्कूल नए नए लाता रहता है चीजें। आपका विज्ञान मेला भी अभी था, क्या नाम था उसका अभी जो राजा मार्ग में किया था? रोबोत्सव। हाँ, रोबोत्सव। तो वेदांत के मैं सारे प्रोग्राम अटेंड करता ही हूँ शुरू से ही, और नई नई चीजें आप लोग करते रहते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ये पॉडकास्ट वाली सीरीज भी बहुत अच्छी आपकी जाएगी, और आपने मुझे बुलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ वेदांत स्कूल का और भव्या का। और भव्या नाम है ना, भव्या ने बहुत अच्छे से लिया पॉडकास्ट। मैं जो सवाल सोच के आया था उसमें से इन्होंने एक भी नहीं पूछा, सारे अलग से पूछे, तो स्पॉन्टेनियस जवाब देने में हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हों, ठीक है ना। तो धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे हम भी। और भव्या का तो फिर भी ये तीसरा या चौथा, थर्ड, तो भव्या का तो फिर भी ये तीसरा पॉडकास्ट था, मेरा तो ये पहला पॉडकास्ट था। तो मेरे बोलने में भी कुछ झिझक या कुछ हो रही हो तो उस खामियों को आप नजरअंदाज करते हुए बच्चों का भी उत्साहवर्धन करें और हमारा भी उत्साहवर्धन